चलो अपन पढ़ रहे थे शायद लास्ट में क्या छोड़ा था अपने, कहाँ से छोड़ा था? मुद्रा की मांग पढ़ रहे थे अपन, है ना। उसमें आपको एक दो बार लिखाई थी आपको कि मुद्रा की मांग का मतलब होता है कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए कितनी नकदी चाहिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितनी नकदी चाहिए वो क्या कहलाती है? मुद्रा की मांग कहलाती है। हो गया था अपने। फिर अपने पढ़ा था कि प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग मतलब लोगों को जो नकदी चाहिए, समझे नहीं, या इसको चाहे तो आप कह दो कि भाई तरलता पसंदगी, या कह दो मुद्रा की मांग। तो प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। तीन उद्देश्य आपको लिखाए थे, कौन सा? क्रय विक्रय का उद्देश्य या लेन देन का उद्देश्य। दूसरा आपको लिखाया था सतर्कता उद्देश्य या पूर्वापाई उद्देश्य। और तीसरा आपको लिखाया था सट्टा उद्देश्य। इसमें देखो, अगर मुद्रा की मांग के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं बाई चांस से, क्योंकि 12th लेवल में तो ये आ जाता है लेकिन 10th लेवल तक नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा आपके 11th 12th का लेवल भी ले रहा हूँ आपके, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछ लें कि मुद्रा की मांग किन उद्देश्यों के लिए की जाती है, तो तीन उद्देश्य तो आपके क्लियर हैं, लेकिन इसमें प्रश्न यही आ जाता है कि क्रय विक्रय के लिए, क्रय विक्रय के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग किसका फलन होती है। या फिर इसकी लैंग्वेज ये बन सकती है कि क्रय विक्रय के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है, तो भी आपको उत्तर क्या आएगा? राष्ट्रीय आय। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर क्रय विक्रय के उद्देश्य से मुद्रा की मांग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुद्रा की मांगें बढ़ जाएगी। मतलब राष्ट्र की आय के बढ़ने के ऊपर क्रय विक्रय के उद्देश्य से मुद्रा की मांगें बढ़ती है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रय विक्रय के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग एक बात, और सतर्कता उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग दोनों ही राष्ट्रीय आय का फलन होती है। राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांगें बढ़ती है। या आप इसको ये कह सकते हो कि क्रय विक्रय के उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग और राष्ट्रीय आय के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष संबंध, सीधा संबंध होता है। प्रत्यक्ष या सीधा संबंध का मतलब होता है कि राष्ट्र की आय बढ़ती है तो वो भी बढ़ जाएंगे, राष्ट्र की आय घटती है तो वो भी घट जाएंगे। जब इस तरह का रिलेशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष या सीधा संबंध कहा जाता है। इतनी बात याद रख लेना उसके अंदर। तो आप फिर मैंने बताया था आपको कि सट्टा उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग ब्याज की दर का फलन होती है। किसका? ब्याज की दर का फलन होती है। दूसरी इसमें याद रखनी है कि सट्टा उद्देश्य के लिए की गई मुद्रा की मांग और ब्याज की दर के बीच में विपरीत संबंध होता है। कैसा होता है? विपरीत संबंध। इसका मतलब दोनों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होगा। ब्याज की दर कम होगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांगे बढ़ जाएगी, और ब्याज की दर ऊंची होगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांगे कम हो जाएगी। आप तो इसमें सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है आपको, कोई डायग्राम वायग्राम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से इतनी बातें बहुत है। अब अपन पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति। रीडिंग डालो। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति लिख लिया आपने। अब देखो, मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है कि देश में कितनी मुद्रा उपलब्ध है। जो मुद्रा उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति। देखो, जितनी लोगों को मुद्रा चाहिए वो तो होती है मुद्रा की मांग, और एक्चुअल में कितनी मुद्रा है वो क्या कहलाती है? मुद्रा की पूर्ति। तो पहली लाइन तो ये लिखो, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा तथा उसके चलन वेग का गुणा, चलन वेग का गुणा
मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। चलन वेग बोल रहा हूं मैं, चलन वेग, चलन वेग का गुणा मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। हालांकि थोड़ा सा मैं टेक्निकल बोल गया यहां पर, आप तो इतना भी याद रख लोगे तो भी कि मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है कि मुद्रा की मात्रा, लेकिन एक्चुअल में मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की पूर्ति भी अलग अलग होती हैं। वो ऐसे होती हैं कि जैसे अपन लिख देते हैं एम, एम जैसे अपने लिख दिया, ये मुद्रा की पूर्ति लिख दी कि इतनी क्वांटिटी है, और इसको मुद्रा के चलन वेग से अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये एम वी जो हो गई, इसको क्या कहेंगे, मुद्रा की पूर्ति। एम क्या है, मुद्रा की क्वांटिटी, क्या भाई, मुद्रा की क्वांटिटी। और वाई क्या है, मुद्रा का चलन वेग। मुद्रा के चलन वेग का मतलब होता है कि मुद्रा की एक इकाई, कोई भी यूनिट मुद्रा की, चाहे वो 100 रुपये का नोट हो, चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय अवधि में लेन देन के उद्देश्यों से कितने हाथों में से गुजरती है। आपको पता है भाई, 100 रुपये का नोट एक अवधि, चाहे आप 1 महीने की ले लो, चाहे आप 1 साल की ले लो, तो वो 100 रुपये का नोट कई सौदे संपन्न कर लेता है, कई हाथों में से गुजरता है। जैसे आपने फीस दी है, अब वो फीस उनके पास थोड़ी, वो किसी को देंगे, वो किसी को देगा, तो जितने हाथों में से वो गुजर गई एक निश्चित अवधि, मतलब 4 हाथों में से गुजर गई वो, तो इसका मतलब मुद्रा का चलन वेग कितना हो जाएगा, 4। 5 हाथों में से गुजर गई, इसका मुद्रा का चलन वेग क्या हो जाएगा, 5। अब मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है कि मुद्रा की एक क्वांटिटी और उसके चलन वेग को अपन गुणा कर लें, तो ये बताए कि भाई कितने रुपए के सौदे हो गए। जितने रुपए के सौदे हो गए उसी को क्या कह देंगे कि साहब ये मुद्रा की क्या है, पूर्ति है। समझ गया तक? तो मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की पूर्ति में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। मुद्रा की मात्रा का तो मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ने और सरकार ने कितने नोट और सिक्के जारी किए, एक निश्चित क्वांटिटी है उनकी, तो और उस क्वांटिटी को अपन किससे गुणा कर देते हैं, मुद्रा के चलन वेग से गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाती है, मुद्रा की पूर्ति आ जाती है। आप इसको ऐसे लिख लो, अर्थात एम वी, अर्थात मुद्रा की पूर्ति, ऐसे लिख लो, मुद्रा की पूर्ति बराबर का निशान लगा लो एम वी। यहां पर एम क्या है भाई, मुद्रा की मात्रा, मतलब इसकी क्वांटिटी है, और वी यहां पर क्या है, मुद्रा का चलन वेग। और मुद्रा का चलन वेग आप जानते हो, क्लियर है यहां तक? ये जो मैंने बात लिखी आपको, ये आपसे पूछ सकते हैं अगर वो लेवल 12 तक जाते हैं तब, बाकी आपके 10th लेवल तक ये बातें नहीं पूछेंगे। बता दूं इसको। अब जो काम की बात है वो लिखो आप। भारत में अप्रैल 1977 से, भारत में अप्रैल 1977 से मुद्रा पूर्ति को व्यक्त करने के लिए, मुद्रा पूर्ति को व्यक्त करने के लिए निम्न 4 अवधारणाओं, निम्न 4 अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। निम्न 4 अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि अप्रैल 1977 से भारत में मुद्रा पूर्ति को व्यक्त करने के लिए या मुद्रा पूर्ति को दिखाने के लिए क्या है, 4 कंसेप्ट हैं मुद्रा पूर्ति को व्यक्त करने के। अब वो 4 कंसेप्ट कौन कौन से हैं, लिखो। M1, पहला कंसेप्ट कौन सा है, M1। अब ये M1 में क्या आएगा, इसमें लिखो आप, जनता के पास करेंसी,
मैंने क्या लिखा है, जनता के पास है करेंसी। अब करेंसी का मतलब समझ गए ना आप, ये सरकार ने और केंद्रीय बैंक ने या सरकार ने जो नोट और सिक्के चला रखे हैं वो क्या है, पब्लिक की, वो देश की करेंसी है। तो M1 में क्या आएगा, जनता के पास है करेंसी, प्लस करो बैंकों की मांग जमाएं, मांग जमाएं, बैंकों की मांग जमाएं मतलब डिमांड डिपॉजिट है बैंकों की। क्लियर है यहाँ तक? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक के पास वो पैसा, पब्लिक का वो पैसा कि वो मांगते ही बैंक को देना पड़ता है। वो पैसा जो मांगते ही बैंकों को देना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, मांग जमाएं। और ये आपको पता है कि बचत खाता और चालू खाते की जो जमाएं होती हैं, बैंकों के चालू खाता और बचत खाते की जो जमाएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं, मांग जमाएं। क्योंकि आप जब एटीएम से आप पैसे निकालते हो तो एटीएम आपसे पूछता है कि आपका अकाउंट कैसा है, करंट अकाउंट है या आपका सेविंग अकाउंट, मतलब चालू खाता है या आपका बचत खाता है। क्योंकि मांगने पर सिर्फ दो ही खातों से मिलती है राशि, कौन से भाई, करंट अकाउंट के ऊपर है और सेविंग अकाउंट के ऊपर। समझ आ गई? तो यहां पर एक बैंकों की मांग जमाओं का मतलब है चालू खाता, चालू खाता प्लस बचत खाता। इसका मतलब चालू खाता और बचत खाता की जो जमाएं हैं उसी को क्या कहते हैं, मांग जमाएं। क्लियर यहां तक? और फिर एक प्लस लगा के लिख लो आप, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, आरबीआई के पास अन्य जमाएं। देखो आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं, इसका मतलब क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा व्यापारिक बैंकों में जमा न करके किस में करते हैं, आरबीआई में जमा कर देते हैं। देखो आरबीआई कभी नहीं चाहता कि पब्लिक मेरे पास से अकाउंट खोल करके जमा करे, इसलिए आरबीआई अपनी जमाओं पर ब्याज नहीं देता है। वो ब्याज इसीलिए नहीं देता कि लोग उनके पास जमा नहीं करें, क्योंकि ये आरबीआई का काम है नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं तो आरबीआई में जमा रखूंगा मेरे पैसे को, तो फिर आरबीआई उसको मना भी नहीं करता है। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आरबीआई के पास भी क्या कर देते हैं, उन पैसों को जमा कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो उसको भी अपन क्या, या फिर दूसरी बात ये भी है कि जो व्यापारिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, वो अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास नगद रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अपने सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। वो भी तो आरबीआई के पास ही जमा रहता है। तो उन जमाओं को अपन क्या कहेंगे, आरबीआई की अन्य जमाएं। हालांकि आपसे डिटेल कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेंगे कि M1 कंसेप्ट में क्या क्या आता है। तो M1 कंसेप्ट में तीन चीजें आ गई ने, जनता के पास करेंसी आ गई, करेंसी का मतलब ध्यान रखना नोट और सिक्के। बैंकों की मांग जमाएं आ गई, मांग जमाएं का मतलब एक करंट अकाउंट की जमाएं और सेविंग अकाउंट की जमाएं, और प्लस कर देना आरबीआई की अन्य जमाएं। ये तो हो गया M1 कंसेप्ट। अब लिखो M2। M2 में लिखना M1 प्लस डाकघरों, डाकघरों के बचत बैंक की जमाएं, डाकघरों के बचत बैंक की जमाएं। डाकघरों के मतलब पोस्ट ऑफिस जो होते हैं ना, देखो पोस्ट ऑफिस के पास भी तो लोग अपनी सेविंग जमा करते हैं। तो यहां पर M1, M1 का मतलब ऊपर वाला तो सारा आ गया, और प्लस इसके अंदर और क्या जुड़ जाता है, डाकघरों के बचत बैंक की जमाएं इसके अंदर और शामिल हो जाती है। तो ये हो गई आरबीआई की M2 कंसेप्ट हो गया। अब लिखो M3। M3 में लिखना M1, यहां पर गलती हो जाती है भाई, M2 मत कर देना, यहां पर क्या आएगा, M1 प्लस करना आप बैंकों की समयावधि, समयावधि लिख दो, चाहे इसको मियादी लिख दो, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। इंग्लिश में लिख दूं क्या मैं, टाइम डिपॉजिट। बैंकों की क्या है, टाइम डिपॉजिट।
टाइम डिपॉजिट जानते हो आप, ये जिसको अपन क्या बोलते हैं, एफडी बोलते हैं, जो एक फिक्स अवधि के लिए रहती है बैंकों के पास। उससे पहले जमा करवाने वाला व्यक्ति नहीं निकालता है, यदि निकालता है तो बैंक उसके ऊपर क्या करता है, चार्ज वसूल करता है। समझ आ गया यहाँ तक? उसको बोलते हैं बैंकों की टाइम डिपॉजिट। क्लियर है यहाँ तक? चौथी लिख लो M4। M4 के अंदर M3 लिखना प्लस डाक घरों की अन्य जमाएं, अन्य जमाएं, डाक घरों की अन्य जमाएं। देखो डाकघरों के बचत बैंक की जमाएं तो किस में आ गई, M2 में आ गई। M4 में M3 आ गया, प्लस क्या है, डाकघरों की अन्य जमाएं आ गई। ये एक तो चार, तो ये आपको बातें याद रखनी है। अब इनके ऊपर देखो क्या क्वेश्चन आते हैं, सुनो। इसमें आपको पता है कि आरबीआई M1 को तो कैसे परिभाषित करता है, संकुचित मुद्रा के रूप में। M1 को तो संकुचित मुद्रा के रूप में परिभाषित करता है, और M3 को विस्तृत मुद्रा के रूप में परिभाषित करता है, या M3 को विस्तृत मौद्रिक साधन या समग्र मौद्रिक साधन भी कहा जाता है। लिखो नीचे, आरबीआई M1 को, आरबीआई M1 को संकुचित मुद्रा, संकुचित मुद्रा, संकुचित मुद्रा के रूप में, संकुचित मुद्रा के रूप में, तथा M3 को विस्तृत मुद्रा, विस्तृत मुद्रा या समग्र मौद्रिक साधन, विस्तृत मुद्रा या समग्र मौद्रिक साधन, समग्र मौद्रिक साधन के रूप में परिभाषित करता है, के रूप में परिभाषित करता है। दोबारा सुन लो आप। देखो मैंने आपको बताया कि अप्रैल 1977 से भारत में मुद्रा पूर्ति को व्यक्त करने की चार कंसेप्ट हैं, चार अवधारणाएं, जिनका नाम है M1, M2, M3 और M4। M1 में क्या आ जाएगा, जनता के पास करेंसी आ जाएगी, प्लस बैंकों की मांग जमा आएगी, प्लस आरबीआई की अन्य जमाएं आ गई। और M2 कंसेप्ट में M1 शामिल हो गया, इसके अलावा डाकघरों के बचत बैंक की जमाएं शामिल होगी। M3 में M1 आ गया, प्लस बैंकों की टाइम डिपॉजिट समयावधि जमाएं। और M4 में M3 प्लस डाकघरों की अन्य जमाएं। देखो मुद्रा पूर्ति का मतलब लोगों के पास कितना पैसा है देश के अंदर। सुनो, देश में कितना पैसा है, तो कितना पैसा है तो इसको व्यक्त करने के कई तरीके हैं, चार तरीके हैं इसको व्यक्त करने के। पहला तरीका तो ये कि भाई पब्लिक के पास कितना गए, बैंकों की मांग जमाएं कितनी गए, आरबीआई के पास अन्य जमाएं कितनी, इतनी जोड़, ये जो सारी जोड़ दो आप, तो ये इस देश के अंदर क्या है, मुद्रा की पूर्ति मान ली। दूसरा कंसेप्ट कह रहा है कि नहीं, ये मुद्रा की पूर्ति नहीं है, पोस्ट ऑफिसों के पास भी तो पैसा पड़ा है, वो भी तो मुद्रा की पूर्ति है। तो फिर दूसरा कंसेप्ट ये कह रहा है कि M1 में आप क्या जोड़ दो, डाकघरों की जो बचत बैंक की जमाएं हैं वो जोड़ दो, अब तो हो गई मुद्रा की पूर्ति। फिर तीसरा कंसेप्ट कहता है कि भाई बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट भी तो है, वो भी तो देश की मनी है। तो फिर तीसरा ये कह रहा है कि M1 के अंदर आप बैंकों की टाइम डिपॉजिट और शामिल करो, तो वो क्या होगी, मुद्रा की पूर्ति होगी। अब प्रश्न आ जाए कि आरबीआई संकुचित मुद्रा के रूप में तो कौन सी अवधारणा को परिभाषित करता है, M1 को, और विस्तृत मुद्रा या समग्र मौद्रिक साधन के रूप में किसको परिभाषित करता है, M3 को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है भाई कि समग्र मौद्रिक साधन किसको कहा जाता है, M3 को कहा जाता है। आगे यहाँ तक। अब क्वेश्चन है,
अभी अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा तरलता, तरलता मतलब तुरंत नकदी, तो सबसे ज्यादा तरलता कौन सी अवधारणा के अंदर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए M1 में। अगर प्रश्न आ जाए सबसे कम तरलता कौन सी अवधारणा में है, तब आपका उत्तर होना चाहिए M4 में। समझ आ गया यहाँ तक। अगर आपसे ये पूछ लिया कि मुद्रा पूर्ति की जो 4 अवधारणाएं हैं उनको आप तरलता के अवरोही क्रम में व्यक्त करो, किसमें, अवरोही, अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तरलता वाला पहले आ जाएगा और सबसे कम वाला बाद में आ जाएगा। लिखो, सर्वाधिक तरलता, सर्वाधिक तरलता M1, सर्वाधिक तरलता किसे बताया, M1, तथा सबसे कम तरलता, सबसे कम तरलता M4 अवधारणा में है, M4 अवधारणा में है। आगे इतनी बात समझे। फिर लिखो, तरलता का तरलता का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तरलता का सही अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, M1 कोमा लगाओ, M2, M3 व M4, ये तो है सही अवरोही क्रम। लिख लिया आपने, M1, M2, M3, M4, ये तो है तरलता का अवरोही क्रम। इसका मतलब सबसे ज्यादा तरलता किसमें होगी, M1 में, और ये तरलता घटती जा रही है और सबसे कम किसमें होगी, M4 में आ गई। फिर आपसे पूछ ले मान लो तरलता का आरोही क्रम, तो ये उल्टा हो जाएगा। लिख लो, तरलता का सही आरोही क्रम, तरलता का सही आरोही क्रम, तब आप इसको उल्टा कर देना, M4, इसका मतलब M4 में सबसे कम है, देखो आरोही का मतलब है बढ़ता, M4, M3, M2 व M1, ये सही क्या हो गया आपका, आरोही क्रम हो गया। क्वेश्चन लिखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने मतलब आरबीआई ने निम्न में से, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से मुद्रापूर्ति की, मुद्रापूर्ति की कौन सी अवधारणा को, कौन सी अवधारणा को समग्र मौद्रिक साधन, समग्र मौद्रिक साधन के रूप में परिभाषित किया है, समग्र मौद्रिक साधन के रूप में परिभाषित किया है। पहला ऑप्शन हो गया M1, दूसरा ऑप्शन हो गया M2, तीसरा ऑप्शन हो गया M3 और चौथा ऑप्शन हो गया M4। तो इसमें कौन सा करना है, M3। अगला क्वेश्चन लिखो, लिख लिया, लिखो, विस्तृत मुद्रा है, विस्तृत मुद्रा है, विस्तृत मुद्रा है, और ये चार ऑप्शन लिख लो,
है? विस्तृत मुद्रा बोल रहा हूं मैं, संकुचित नहीं बोल रहा हूं। तो भी कौन सा करना है? M3। और यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आ जाए, लिख लिया क्या आपने? अगला क्वेश्चन लिखो, निम्न मुद्रा पूर्ति की, क्वेश्चन लिखो, मुद्रा पूर्ति की निम्न अवधारणाओं में से, मुद्रा पूर्ति की निम्न अवधारणाओं में से सर्वाधिक विस्तृत अवधारणा है, सर्वाधिक विस्तृत अवधारणा है। और इसमें ऑप्शन लिख लो, M1 दूसरा, M2 तीसरा, M3 और चौथा लिखना M4। बताओ कौन सा करोगे? हैं? इस स्थिति में करना आपको M4। अब इसका कारण बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना? अगर ये आया है कि मुद्रा पूर्ति की निम्न अवधारणाओं में सर्वाधिक विस्तृत अवधारणा है, तब आपको कौन सा करना है? M4। जबकि रिजर्व बैंक ने मुद्रा की कौन सी अवधारणा को विस्तृत अवधारणा या समग्र मौद्रिक साधन बताया है? M3 को। तो M4 को क्यों नहीं बताया? हालांकि देखो विस्तृत तो M4 M3 से। इसका कारण यह है कि M4 के अंदर डाकघरों की जमाएं आती हैं और डाकघरों की जमाओं के ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं है। समझ आ गया? यहाँ तक M3 में सारी बैंकों की जमाएं आती हैं, लोगों की करेंसी आती हैं, जिसके ऊपर RBI का कंट्रोल है। समझ गए ना? और M4 के ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं है। तो RBI का कंट्रोल किस किस के ऊपर नहीं है? M2 पर भी नहीं है और M4 पर भी नहीं है। तो RBI का कंट्रोल किसके ऊपर है? M1 और M3 पर है। समझ आ गया यहाँ तक? इसलिए RBI ने M1 को तो संकुचित अवधारणा के रूप में और M3 को विस्तृत मुद्रा की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपकी मुद्रा की पूर्ति के 4 कंसेप्ट हो गए। एक है, दोबारा बता रहा हूं, प्लस वाले भी करो। नहीं यार, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। मैंने आपको ये बताया 4 अवधारणाएं, M1, M2, M3, M4, 4 बताए ना मैंने। देखो M1 में मैंने बताया आपको कि जनता के पास करेंसी है। जनता के पास करेंसी मतलब जनता के पास जो नोट और सिक्के हैं वो M1 में आ गया। प्लस और क्या आया? बैंकों की मांग जमाएं आ गई। बैंकों की मांग जमाएं कौन सी होती है? जो अपने बचत खाता खुलवा करके जमा करते हैं। व्यापारी लोग जो चालू खाता खुला करके जमा करते हैं। अरे बचत खाता और चालू खाता जानती हो ना भाई? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट व्यापारियों के लिए खोला जाता है। करंट अकाउंट में कितनी भी बार दिन में लेन देन किया जा सकता है। करंट अकाउंट के ऊपर बैंक ब्याज नहीं देते हैं, बल्कि कई बैंक तो क्या लेते हैं, उस पर शुल्क सेवा का चार्ज लेते हैं कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, दिन में कितनी की बार आप लेन देन करो, ऐसी सर्विस दे रहे हैं तो उसका चार्ज लेते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट किसके लिए खोला जाता है? आम पब्लिक के लिए। जैसे अपन सारे लोग क्या हैं? आम पब्लिक हैं। तो अपन जो खाता खुलवाते हैं वो कौन सा कहलाते हैं? बचत खाता खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलाते हैं। तो व्यापारी भी जब चाहे पैसा निकलवा सकता है, अपन लोग भी जब चाहे पैसा निकलवा सकते हैं। तो मांग जमाएं होगी ना, मांगने पर ही बैंक दे देता है अपने को। तो ये तो आ गई मांग जमाएं। और RBI की अन्य जमाएं। तो इसका मतलब बैंकों का तो सिस्टम आया है, तो इसके ऊपर RBI का पूरा कंट्रोल रहता है। दूसरा M2 में मैंने बताया कि एक तो M1 आता है, दूसरे डाकघरों के बचत बैंक की जमाएं। लोग अपनी बचतों को पोस्ट ऑफिसों में भी जमा करवाते हैं। अब पोस्ट ऑफिसों के ऊपर RBI का कोई कंट्रोल नहीं होता। RBI का कंट्रोल देश के व्यापारिक बैंकों पर है, डाकघर पर नहीं है ना। तो डाकघरों की बचतों को RBI कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए
इस अवधारणा को उसने न तो विस्तृत बताया और न संकुचित बताया। अवधारणा तो है ही कि, लेकिन उसने विस्तृत और संकुचित कुछ नहीं बताया। फिर बात करें अपने M3, तो M3 में M1 आता है, प्लस क्या आता है, बैंकों की समयावधि जमाएं, बैंकों की टाइम डिपॉजिट आती हैं। अब सारा बैंकों का काम हो गया, तो इसके ऊपर भी आरबीआई का कंट्रोल होता है। M4 में क्या आता है, M3 आता है, और प्लस है डाकघरों की अन्य जमाएं आती हैं। अब डाकघर आ गए तो आरबीआई का कंट्रोल है नहीं है। तो आरबीआई ने संकुचित मुद्रा के रूप में तो किसको परिभाषित कर दिया, M1 को, और विस्तृत मुद्रा के रूप में M3 को। क्लियर यहाँ तक? ज्यादातर क्वेश्चन की संभावना यही होती है कि आपसे ये पूछते हैं कि निम्न में से विस्तृत मुद्रा कौन सी है, या फिर प्रश्न आ जाएगा आरबीआई विस्तृत मुद्रा के रूप में कौन सी अवधारणा को परिभाषित करता है, या क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से समग्र मौद्रिक साधन है कौन सा है। तो आपको कौन सा करना है, M3। बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ज्यादातर तो क्वेश्चन यही आते हैं, बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मुद्रा पूर्ति की निम्न 4 अवधारणाओं में सर्वाधिक विस्तृत अवधारणा कौन सी है, चारों में से सर्वाधिक पूछी है, तब आपको कौन सा करना है, M4 करना है। एक क्वेश्चन और लिखो, फिर आपका मुद्रा का टॉपिक पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, बिना किसी धात्विक कोष के, बिना किसी धात्विक कोष के, बिना किसी धात्विक कोष के केवल सरकार की आज्ञा से, बिना किसी धात्विक कोष के केवल सरकार की आज्ञा से चलने वाली मुद्रा को कहा जाता है, चलने वाली मुद्रा को कहा जाता है। कहने मतलब ऐसी मुद्रा जिसके पीछे कोई धात्विक कोष नहीं रखा गया है। जैसे अपने जो रुपए हैं, इनके पीछे तो धात्विक कोष है, 115 करोड़ का सोना रखा जाता है, लेकिन ऐसी मुद्रा जिसके पीछे कोई धात्विक कोष नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे ही चालू कर दी उसको, वो सिर्फ गवर्नमेंट के आदेश से या गवर्नमेंट के विश्वास से चलेगी, तो ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन लिखो, प्रादिष्ट मुद्रा। दूसरा लिखो प्रमाणिक मुद्रा। तीसरा लिखो गरम मतलब हॉट। और 4 नंबर लिखो चीप या सस्ती मुद्रा। ऐसी मुद्रा जो बिना किसी धात्विक कोष के रखे केवल सरकार के आदेशों से चलती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रमाणिक मुद्रा। उसको कहेंगे प्रादिष्ट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी, फिएट मनी बोलते हैं उसको, प्रादिष्ट मुद्रा। लिख लिया आपने? अब 2 लाइन और लिख लेना। प्रमाणिक मुद्रा तो आप जानते हो भाई कौन सी होती है? जिस मुद्रा का अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य क्या होता है? समान होता है। तो ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं अपने? प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा को पूर्णकाय मुद्रा भी कहा जाता है, ये मैं लिखा चुका हूं आपको। और एक गरम मुद्रा या हॉट मनी कौन सी होती है? जो शीघ्र अपना स्थान चेंज करती है। ऐसी मुद्रा जो शीघ्र अपना स्थान चेंज करती है, जैसे जो विदेशी मुद्रा देश के अंदर आ रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो शेयर मार्केट के अंदर या ऋण बाजार के अंदर लगाया जाता है। शेयर मार्केट में जब उनको कमाई दिखती है, जिस शेयरों में कमाई दिखती है वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जहाँ उनको कमाई नहीं दिखती है तो वहाँ से तुरंत निकाल करके दूसरे में क्या कर देते हैं? इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो जो मुद्रा
शीघ्र स्थान चेंज करती है, ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है? हॉट मनी या गर्म मुद्रा। एक होती है चीप मनी या सस्ती मुद्रा। ये कौन सी होती है? जो अत्यंत आसान शर्तों पर या कम ब्याज दरों के ऊपर उपलब्ध हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? चीप मनी कहते हैं। तो ये 2 लाइन आप और लिख लो। लिखो, जो मुद्रा अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, जो मुद्रा अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से शीघ्र स्थान परिवर्तित करती है, शीघ्र स्थान परिवर्तित करती है, शीघ्र स्थान परिवर्तित करती है, को हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी कहते हैं। गर्म मुद्रा बोलते हैं उसको। लिख लिया? फिर लिखो एक लाइन है, जो मुद्रा आसान शर्तों ऑब्लिक लगाओ कम ब्याज दरों, आसान शर्तों ऑब्लिक लगाओ कम ब्याज दरों पर उपलब्ध हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, को चीप मनी कहा जाता है। को चीप मनी मतलब सस्ती मुद्रा, चीप मनी या सस्ती मुद्रा कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका मुद्रा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपको एक मुद्रास्फीति भी पढ़ानी पड़ेगी भाई, क्योंकि 10th की क्लास में आपके मुद्रास्फीति दे रखी है, बहुत बढ़िया दे रखी है। तो मुद्रास्फीति मेरे हिसाब से आपको पढ़ानी जरूरी होगी भाई। 10th तक जो इकोनॉमिक्स दे रखी है, तो मैंने देखा भाई मुद्रास्फीति का टॉपिक उसमें दे रखा है ना मुद्रास्फीति। तो आप लिखो मुद्रा, क्योंकि मुद्रास्फीति भी मुद्रा और बैंक से रिलेटेड ही होती है। तो आप लिखो मुद्रास्फीति, एडिंग डालो मुद्रास्फीति। क्या? राष्ट्रीय विकास है? हाँ, राष्ट्रीय विकास समृद्धि वो तो अलग है, वो टॉपिक अलग है। हाँ, मुद्रास्फीति इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दिखाऊं इसमें मुद्रास्फीति क्या होती है? पहली लाइन लिखो, वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में दीर्घकाल तक सतत वृद्धि, दीर्घकाल तक सतत वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति कहलाती है। दोबारा सुन लो आपको, देखो मुद्रास्फीति का मतलब है, जैसे साधारण भाषा में अपन बोले तो महंगाई, मुद्रास्फीति का अर्थ साधारण भाषा में क्या है? महंगाई। अब मुद्रास्फीति कब कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे जब वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं और वो लंबे समय तक बढ़ रही हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, किसी एक वस्तु की कीमत का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं है, सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना क्या है? मुद्रास्फीति है। लिखो, किसी एक वस्तु की कीमत का बढ़ना,
किसी एक वस्तु की कीमत का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं होती। किसी एक वस्तु की कीमत का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं होती। तो फिर सामान्य कीमतें लिखो। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति वस्तु समूह है। मुद्रास्फीति वस्तु समूह है की औसत कीमतों, वस्तु समूह है की औसत कीमतों, और ब्रैकेट में लिख लेना सामान्य कीमतों, सामान्य कीमतों की सतत वृद्धि होती है, कि सतत वृद्धि, सतत वृद्धि होती है। लिख लिया आपने भाई। मुद्रास्फीति क्या होती है? किसी एक वस्तु की कीमत का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं है। तो फिर सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना जो सतत वृद्धि हो, या आप ये कह दो कि वस्तुओं के समूह की औसत कीमतों का बढ़ना क्या है? मुद्रास्फीति। पूछ लूं भाई, जो पढ़ाया मैंने उसमें से प्रश्न करो। कॉपी बंद की, कॉपी बंद करो। है आप ये बताओ भाई, भारत में मुद्रा पूर्ति की कितनी अवधारणाएं हैं? 4 अवधारणाएं। एक अपने अप्रैल 1977 में उसको शुरू किया गया था। अब इसमें ये याद रखना है M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है, M4 में क्या आता है। एक, जिस मुद्रा के पीछे कोई धात्विक कोष नहीं रखा गया या बिना किसी धात्विक कोष के रखे, जो मुद्रा सिर्फ गवर्नमेंट के आदेश से चलती है, जिसके पीछे कोई धात्विक कोष नहीं है, तो ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है? प्रादिष्ट मुद्रा। जो मुद्रा शीघ्र स्थान चेंज करती है क्या कहलाती है? हॉट मनी या गरम मुद्रा। जो आसान शर्तों पर या कम ब्याज दरों पर उपलब्ध हो जाती है क्या बोलते हैं? उसको चीप मनी या सस्ती मुद्रा बोलते हैं। आज तो इतना ही पढ़ा है ना। मैं यार एक पेपर लाया हूँ, 2 दिन हो गया लाते हुए, कि मैं आपको पेपर करवाऊँ। ये कोई बात नहीं, मुद्रास्फीति शुरू कर दी। पेपर को आप जो पेपर करवा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन आप पीछे की साइड में लिख लेना कॉपी में। हाँ लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो पीछे की साइड में। इसमें देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय का टॉपिक नहीं पढ़ा है, बैठे ना। कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन लिख लो। वो जब राष्ट्रीय आय का टॉपिक मैं उनको पढ़ाऊंगा तब वो चीज़ उनकी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन तो कम से कम दिमाग में रहेगा ना उनके। और भाई जिनको मैंने राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक पढ़ा दिया है उनको वो क्वेश्चन आने चाहिए। लिखो क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति। प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर, साधन लागत पर है। प्रश्न क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर है। पहला ऑप्शन लिखो, राष्ट्रीय आय के बराबर। राष्ट्रीय आय के बराबर लिख लिया, राष्ट्रीय आय के बराबर। दूसरा लिखो,
राष्ट्रीय आय से कम। तीसरा लिखो राष्ट्रीय आय से अधिक। राष्ट्रीय आय से अधिक। और 4 नंबर लिख लो कभी कभी राष्ट्रीय आय से कम। कभी कभी राष्ट्रीय आय से कम। बताओ भाई कौन सा आएगा इसमें? इसमें 1 नंबर आएगा, क्योंकि आपको लिखाया हुआ है NNP फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है NI। ये प्रश्न ये भी मैंने बताया था कि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा है क्वेश्चन। बाकी मुद्रा वाले टॉपिक में से भी हैं, लेकिन बैंकर मुद्रा वो क्या है कि आपको अभी पूरा करवाया नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं आपसे। अगला क्वेश्चन लिखो। स्टॉक के उदाहरण हैं। आपको याद करो, मैंने लिखाया था स्टॉक अवधारणा, प्रवाह अवधारणा। स्टॉक के उदाहरण हैं। स्टॉक के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन लिखो बचत। बचत कॉमा लगाओ निवेश और कॉमा लगाओ आय। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कॉमा लगाओ बचत। तीसरा लिखो निवेश और 4 नंबर लिखो मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति और कॉमा लगाओ विदेशी मुद्रा कोष। करो तो कौन सा करोगे आप? है 3 नंबर आपको लिखाया हुआ है, आप उसमें देखो स्टॉक अवधारणा किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है, ये लिखा है। प्रवाह अवधारणा कौन सी है, उसमें क्या क्या शामिल है। हो सकता है मैं पूरे एग्जाम्पल नहीं लिखा पाया हो, पूरे एग्जाम्पल तो नहीं लिखाना संभव भी नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट लिखाया हुआ है, उसके हिसाब से चलो। देखो इसमें आपको निवेश लिखाया हुआ है, आय लिखाई हुई है, ये दोनों प्रवाह अवधारणा लिखाई हुई है आपको, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय और बचत। इसमें राष्ट्रीय आय मैंने निश्चित रूप से लिखाई है, प्रवाह अवधारणा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा निवेश, निवेश आपको लिखाया हुआ है, निवेश एक प्रवाह अवधारणा, ये भी बताया था कि भाई एक वित्त वर्ष में होता है। देखो आप अपने एग्जाम्पलों में देखो, आप निवेश लिखाया हुआ है, नहीं मिला? अरे जो डायग्राम बना रखे ना उसके नीचे देखो आप। फिर तीसरा आप, चौथा है आपका मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति को एक समय बिंदु पर दिखाया जाता है, भाई इस तारीख में मुद्रा की पूर्ति इतनी है, M1 के अकॉर्डिंग तो इतनी है, M3 के अकॉर्डिंग है इतनी है। ये एक समय बिंदु पर दिखाया जाता है, एक तारीख पर दिखाया जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो गया कि स्टॉक कंसेप्ट हो गया। ऐसे विदेशी मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा कोष में लिखा भाई 31 दिसंबर 2021 को कितना है, 30 मार्च 2022 को देश के पास विदेशी मुद्रा का कोष कितना है, एक तारीख पर व्यक्त होता है। और किसी भी तारीख पर व्यक्त होने वाला कंसेप्ट कौन सा होगा? स्टॉक होगा। तो इसमें आएगा कौन सा? 4 नंबर। हो गया यहां तक? तो ये भी आप नहीं कह सकते कि भाई लिखाया नहीं हो। अगला क्वेश्चन लिखो।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत चुनिए। निम्न में से गलत चुनिए। निम्न में से गलत चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत करवाए मैंने आपको। दूसरा लिखो, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर है एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस विशुद्ध, ये विशुद्ध है भाई, अप्रत्यक्ष कर। तीसरा लिखो, जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर दे रखा है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय। विशुद्ध आय। और 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताओ इसमें कौन सा आएगा भाई? बिल्कुल इसमें आएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर हल कर रहे हो आप? हाँ, हो गया ना यहाँ तक? सही है ना? क्योंकि ये आपको सारे एक से मैंने कई एग्जाम्पल आपको बताए, चीज हर चीज का कंसेप्ट क्लियर करा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही नहीं? चलो, आपको मुद्रा वाला और बैंक वाला, जो मुद्रास्फीति, मुद्रा और बैंक वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की 3 सालों के जो क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको करवा दूंगा। सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आए वो भी आपको करवा दूंगा मैं। है क्या? किसमें? प्राथमिक क्षेत्र से देख लेते हैं, अभी जो भी आया कर लेंगे उसको। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, ये अभी पढ़ रहे हैं अपने, वही है। लिखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है जो अभी अभी पढ़ी है अपने? पहला ऑप्शन है M1, दूसरा दे रखा है M2, तीसरा दे रखा है M3, 4 नंबर दे रखा है M4। कौन सा करोगे आप? वो करना है M3। गलत मत कर देना आप, थोड़ी देर पहले आपको समझाया वो बात। अरे वो आ जाए ना, ऐसा क्वेश्चन है कि इन चारों अवधारणाओं में से सर्वाधिक विस्तृत कौन सा है, तब आपको M4 करना है। अभी गलती कर दी, अभी थोड़ी देर पहले लिखाई आपको बात है। आरबीआई के बारे में मैंने ऐसे भी आपको क्वेश्चन लिखा है कि विस्तृत मुद्रा यदि आती है तो आपको M3 करना है, और अगर प्रश्न आ जाए समग्र मौद्रिक साधन है तब भी M3 करना है। अगर यह आ जाए कि इन चारों अवधारणाओं में से सर्वाधिक विस्तृत कौन सा है, इसका मतलब अगला M4 ही पूछना चाह रहा है, तब आपको करना है M4। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में M3 आएगा। और आप तो एक दिमाग में बिठा लो ना, वो मैं पहले यही सोच रहा था कि M4 के बारे में लिखा ही नहीं आपको, वो मैंने लिखा करके गलती कर दी। वो लिखानी नहीं चाहिए थी, तो आधार ये बैठ जाती, प्रश्न यही आएगा। वो मैंने लिखा करके गलती कर दी, या तो आप उस क्वेश्चन को काट दो आप।
और नहीं फिर दिमाग में सही बैठाओ भी नहीं। क्योंकि फिर वो लिखा दिया था कि तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लग जाते हो फिर। हाँ, इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का पेपर है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। देखिए, आर्थिक विकास का अर्थ, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है आर्थिक विकास, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप उसको कर दोगे क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन है आर्थिक विकास का अर्थ है। आर्थिक विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन लिखो, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास का अर्थ है, इसमें पहला ऑप्शन है आर्थिक वृद्धि। दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल जीएनपी में वृद्धि। केवल जीएनपी में वृद्धि। और तीसरा ऑप्शन लिख लो, आर्थिक वृद्धि एवं, तीसरा ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, आर्थिक वृद्धि एवं प्रगतिशील 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 परिवर्तन। प्रगतिशील परिवर्तन कुछ निश्चित मूल्यवान चरों में। प्रगतिशील परिवर्तन कुछ निश्चित मूल्यवान चरों में, मूल्यवान चरों में जो लोगों के, ऑप्शन है, हाँ, जो लोगों के स्वस्थ व प्रसन्न होने के, जो लोगों के स्वस्थ एवं प्रसन्न होने के परिचायक है। तो बड़ा ऑप्शन होगा तो भाई दिमाग में बैठूगा, यही है, परिचायक है। और चौथा ऑप्शन लिखो, केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। 4 नंबर का ऑप्शन लिखो, केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो कौन सा करोगे भाई? 3 नंबर करना। आगे आ जाओ भाई, स्टूल ले जाओ, ये ले जाओ, स्टूल दे दो यार उनको। टूटी हुई है क्या? कहाँ से टूटी हुई? अरे इतनी चल जाएगी तो नहीं। उस गेट के पास में लगा लो फिर। तो इसमें कौन सा आ जाएगा भाई आपका? 3 नंबर आ जाएगा। हालांकि देखो, आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में भी बताया नहीं है, लेकिन इसमें आ जाएगा 3 नंबर आपका। और 1-2 क्वेश्चन इसमें और भी हैं, देखो। अगला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय आय क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दरों पर। बाजार दरों का मतलब होता है मार्केट प्राइस। हाँ, बाजार दरों पर से भिन्न है, से भिन्न है। आगे दे रखा है
निम्न मध्य से, निम्न मध्य से। पहला ऑप्शन है आपका शेष संसार से चालू हस्तांतरण, शेष संसार से चालू हस्तांतरण, शेष संसार से चालू हस्तांतरण। दूसरा ऑप्शन लिखो आप, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तीसरा लिखो राष्ट्रीय ऋण ब्याज, राष्ट्रीय ऋण ब्याज। राष्ट्रीय ऋण ब्याज का मतलब होता है राष्ट्रीय ऋणों पर दिया गया ब्याज। और 4 नंबर है इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है। कौन सा करोगे भाई? इसमें आएगा 2 नंबर, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है। क्लियर यहां तक है? और फिर दे रखा है यहां पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार दरों पर है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है वो एनएनपी मार्केट प्राइस से किस प्रकार अलग है या किससे भिन्न है, तो किस में कौन सा आ जाएगा? विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कोई दिक्कत है कि भाई इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो। चलो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आ गया मुद्रा वाले में टॉपिक में से, लिखो प्रश्न है M2 मुद्रा में शामिल है, M2 मुद्रा में शामिल है। मेरे हिसाब से तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। M2 मुद्रा में शामिल है, इसमें पहला ऑप्शन लिखो। अरे रुको तो सही पहला लिखो इसमें करेंसी व मांग जमा, करेंसी व मांग जमा, कोमा लगाओ, डाक घर बचत जमाएं। पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया है? करेंसी व मांग जमा, और प्लस इसमें प्लस नहीं है, कोमा लगा करके डाक घर बचत जमाएं, बचत जमाएं। इसका मतलब हो गया डाकघरों के बचत बैंक की जमाएं। दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है बॉन्ड व सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड व सरकारी प्रतिभूतियां। तीसरा लिख लो इक्विटी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर प्लस डाक घरों की कुल जमाएं, कुल जमाएं। और 4 नंबर इसमें दे रखा आपके बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं। बताओ इसमें कौन सा करोगे? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 1 नंबर, क्योंकि करेंसी और मांग जमा ये किस में आ गई? M1 में आ गई। फिर ये आपके आगे डाकघर के बचत बैंक की जमाएं, इनको अपन कमांड कर देते हैं तो कौन सी अवधारणा आ जाती है? M2 आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन ये पूछा है इसमें आपकी, आज जो पढ़ाया आपको उसमें से 2 क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित मानसिक या शारीरिक परिश्रम है। सबने प्रश्न लिख लिया क्या? दोबारा सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। प्रश्न है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित बोल रहा हूँ मैं, निर्देशित मानसिक या शारीरिक परिश्रम है। पहला ऑप्शन है पूंजी, दूसरा ऑप्शन है भूमि, तीसरा ऑप्शन है श्रम और चौथा ऑप्शन है उद्यमी। है उद्यमी आएगा क्या? है इसमें आएगा श्रम साधन। एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको बताया, आपको ये मैंने क्लास में बताया था कि श्रम का मतलब सिर्फ शारीरिक काम करने वाले लोगों से नहीं है, श्रम में मानसिक कार्य करने वाले लोग भी आते हैं। मैंने मेरा एग्जाम्पल भी बताया था, आपको याद हो तो आपको। तो कोई वस्तुओं का उत्पादन करे चाहे सेवा, जैसे मैं यहाँ पर सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ, मानसिक कार्य कर रहा हूँ, तो ये भी किस में आ जाएगा? श्रम में आएगा। कोई फिजिकली वर्क करता है किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, भाई जैसे किसान फिजिकली वर्क करके अपने गेहूं का उत्पादन करता है या बाजरे का उत्पादन करता है, समझ नहीं, तो वो भी किस में आएगा? श्रम में आएगा। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, आपने कैसे गलत कर दिया इसको? इसमें श्रम है। चलो लिखो अब आगे, हो गए 8 पर है।